हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो जब भी आप कोई जगह या कोई प्लेस विजिट करते हो, कभी टूर वूर पे जाते हो, घूमने जाते हो, तो डेफिनेटली वहाँ के जो फेमस स्पॉट्स होते हैं जिनमें से ज़्यादातर होते हैं मॉन्यूमेंट्स, वो आप विजिट ज़रूर करते हैं, राइट? बिकॉज नॉर्मली ऐसे शॉपिंग वॉपिंग करना या फिर नॉर्मल ऐसे मार्केट वगैरह घूमना वो तो आप हर जगह कर सकते हो, बट इफ़ यू गो समवेयर और वहाँ के अगर आप मॉन्यूमेंट्स ना विजिट करें, हिस्ट्री को थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर ना करें, देन डेफिनेटली वो जो ट्रिप है वो वर्थ इट नहीं है। सिमिलरली देर आर सो मेनी मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड और उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी बिल्डिंग या ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है हिस्ट्री को कुछ सिग्निफाई करने के लिए, हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ हो जिसे सिग्निफाई करना हो, या फिर किसी की याद में बनाया हो, वो जैसे हम ताजमहल जानते हैं। सिमिलरली देर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से जो भी फेमस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको कोई ना कोई हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट दर्शाते हैं या कोई इंपॉर्टेंस दर्शाते हैं, उन्हीं को हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, राइट? तो ऐसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जो कि वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है। नॉट ओनली हम इंडिया के मॉन्यूमेंट्स देखेंगे बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया जो भी जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कहाँ पर है? इन न्यूयॉर्क, यूएसए। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, और शायद ही आप लोगों को ये क्लियर होगा या पता होगा कि अच्छा ऐसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैच्यू। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? और यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड कहाँ पर? इट्स लोकेटेड इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, दैट इज यूएसए, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है वहां पर मैनहट्टन में ये लोकेटेड है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कुछ इस तरीके का ये दिखता है, एवरीबडी नोज, ठीक है? सभी ने कभी ना कभी इसका पिक्चर या रियल में भी शायद विजिट किया हो। अब आप जब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हो ना, आपको मल्टीपल फैक्टर्स दिखेंगे जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो कि इनकी ये जो स्ट्रक्चर है, इनका एक हैंड है जिसमें टॉर्च है, देन एक हैंड में कुछ तो बना हुआ है बुक जैसा, देन यू कैन सी कुछ रेज हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे बार्स बने हुए हैं, देन यहाँ पर कुछ पेडिस्टल है और बहुत बड़ा स्टैच्यू है ये। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हम देख के बता सकते हैं अच्छा ऐसा कुछ है, बट व्हाई इज इट बिल्ट, हु बिल्ट इट, देन व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये टॉर्च और ऐसे बुक या रेस बनाई गई हैं, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। इट इज़ अ कॉपर स्टैच्यू। किसका बना हुआ है ये? कॉपर का बना हुआ है। इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ फ्रांस टू द पीपल ऑफ यूएस। तो यूएस वालों ने नहीं बनाया ये, भले ही लोकेटेड है वहां पर, बट ये जो है ये गिफ्ट है फ्रांस के लोगों का। इसका मतलब ये बना भी वही है, ठीक है? तो ये आया कैसे यहाँ पर? तो इसको ना टुकड़ों में लाया गया है, ये सारे टुकड़े फिर रीअसेंबल किए गए हैं, जोड़े गए हैं, देन फाइनली ये स्टैच्यू बना है। क्लियर? तो ये जो गिफ्ट है या ये जो स्टैच्यू है वो किसने दिया है? फ्रांस के लोगों ने दिया है टू यूएस। The statue was dedicated on October 28, 1886. Dedicated का मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था, जो भी मेन प्रेसिडेंट थे उन्होंने वहाँ पर स्पीच दी होगी, एक सॉर्ट ऑफ इनॉग्रेशन, ठीक है? तो ये किस दिन मेनली न्यूयॉर्क में देखा गया था? अक्टूबर 28, 1886। मतलब ये बिल्कुल अच्छे से रीअसेंबल करके इसको रख दिया गया था जहाँ पर भी ये सिचुएटेड है। क्लियर? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कब? लाइक 1886। Designed by French sculptor Frederic Auguste Bartholdi and built by Gustave Eiffel। तो ये जो डिज़ाइन है वो फ्रेडरिक ऑगस्टे ने दी है, ठीक है? जो भी इसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन था, एंड देन उसको बनाया किसने है? गुस्ताव आइफिल ने। इट इज़ अ फिगर ऑफ लिबर्टास दैट इज अ रॉब्ड रोमन लिबर्टी गॉडेस। तो यहाँ पर ये जो लिबर्टास या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्यों दिया है? बिकॉज लिबर्टास कौन है? गॉडेस है, जो कि रोमन गॉडेस हैं ऑफ लिबर्टी, ठीक है? इसीलिए इन्हीं के नाम पे ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम रखा गया है। क्लियर? ओके। द स्टैच्यू होल्ड्स अ टॉर्च अबव द हेड विद द राइट हैंड। अब आपको इस स्टैच्यू में क्या देखने को मिलता है कि ये जो स्टैच्यू है इसमें राइट हैंड जो है इनका, वहां आपको एक टॉर्च दिखता है। लाइक लेफ्ट हैंड में आपको जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी बात हम करेंगे, बट राइट हैंड में आपको एक टॉर्च दिखता है, नंबर 1। In the left hand, a tabula ansata is seen inscribed July 4 MD, ये जो पूरा रोमन न्यूमरल्स है, which means July 4, 1776 in Roman numerals। तो पहले तो आपको राइट हैंड में क्या दिख जाता है? टॉर्च,
ठीक है। उसके बाद ना आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड में एक टैब्यूला दिखता है जो कि थोड़ा बुकलेट सॉर्ट ऑफ है और वो इस तरीके से दिखता है क्लोजअप में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, जुलाई लिखा हुआ है, देन यू हैव 1V क्या होता है रोमन में 4, है ना। देन आपको रोमन न्यूमरल्स में पता है क्या लिखा हुआ है 1776, उसको ब्रेक करके लिखा हुआ है, क्लियर। सो इस तरीके से आपको जुलाई 4 MDCC LXXVI जो कि रोमन न्यूमरल्स हैं जो हम 1 to 100 पढ़ते ही हैं, राइट। और ये जो रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है इट इज व्हाट, लाइक ये है क्या, दिस इज अ डेट, बट किस चीज की, इट इज द डेट ऑफ US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जिस दिन US का डिक्लेरेशन हो गया था दैट इट इज लाइक अ इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ, तब से ये जो डेट है उसको यहाँ पे लगा दिया गया, बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। बट ये है, ध्यान रखना है कि ये खुद US ने नहीं बनाया, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रांस, क्लियर, ओके। The statue was divided into 350 pieces and packed in 214 crates when it was carried to America and took 4 months to be reassembled। मतलब कितना बड़ा फैक्ट है ये, है ना। इतना बड़ा स्टैच्यू है तो इसको ऑब्वियसली फ्रांस से US ऐसे इतना बड़ा का बड़ा स्टैच्यू तो लेकर आएंगे नहीं, तो इसको ना पीसेस में तोड़ दिया गया था। तोड़ दिया गया इन द सेंस ऐसे ब्रेक नहीं किया था, जिस तरीके से इसको बनाया था पीसेस में, उसी तरीके से इसको कितने 350 पीसेस में रखा गया था। और इसको कैरी किस में किया गया था, 214 क्रेट्स लगे थे जिसके अंदर ये पैक किए गए थे सारे पीसेस, एंड देन इट वॉज कैरीड टू अमेरिका। और फिर इसको वापस रीअसेंबल करने में, वापस उन पीसेस को जोड़कर अच्छे से बनाने में 4 महीने लग गए थे। सो दिस इज हाउ इतना ज़्यादा हार्ड वर्क इन्वेस्ट होता है बिहाइंड दी स्ट्रक्चर्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव स्पॉट होते हैं फॉर द टूरिस्ट, दे डू विजिट देयर, है ना, एंड क्लिक पिक्चर्स एंड स्टफ। बट जो बिहाइंड द सीन है सॉर्ट ऑफ, यानी जो हिस्ट्री है वो क्या है कि इतने सारे पीसेस में इसको लाया गया था फ्रॉम फ्रांस एंड देन 4 महीने लग गए टू अगेन रीअसेंबल इट, क्लियर, ओके। हाइट की बात करते हैं तो हाइट फ्रॉम बेस ऑफ द पेडिस्टल टू द टॉर्च इज 300 फीट एंड 1 इंच, ठीक है। 305 फीट और 1 इंच की हाइट है पेडिस्टल से लेकर जो टॉर्च है वहां तक। एंड देन हाइट ऑफ द स्टैच्यू फ्रॉम हील टू द टॉप ऑफ हर हैंड, और जो हील्स हैं वहां से अगर आपको हेड तक का चाहिए हाइट, देन इट इज 111 फीट एंड 1 इंच। तो इस तरीके से ये जो हाइट है इट इज वेरिंग, ठीक है। अगर आप स्टेप से कैलकुलेट करते हो तो अलग आएगी ऑब्वियसली। आप सिर्फ स्टैच्यू का देखना चाहते हो इट्स डिफरेंट, आप हेड तक देखना चाहते हो तो हाइट अलग होगी, आप टॉर्च तक करोगे मेजर तो हाइट अलग होगी। तो इस तरीके से ये जो हाइट्स हैं, चाहे तो आप पूरा टॉर्च का हाइट अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना स्टैच्यू है, इतने सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। यू हैव टू लाइक आपको क्लाइंब अप करना पड़ता है स्टेयर्स को, देन यू कैन समवेयर विजिट और रीच, इवन टॉप तक जाने का भी अंदर से रास्ता होता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से इसकी जो हाइट है वो हर एक पॉइंट से ऑब्वियसली डिफर करती है, क्लियर, ओके। During the restoration is completed in 1986, the new torch was carefully covered with thin sheets of 24 karat gold। अब हुआ क्या, जब इसको रिस्टोरेशन हो रहा था इस पूरे स्ट्रक्चर का, तो 1986 में ये जो टॉर्च है इस पे फिर बाद में गोल्ड की लेयर चढ़ाई गई थी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से गोल्ड इसको देखते हो सिर्फ टॉर्च वाले एरिया को, तो ये गोल्ड का बना हुआ है, बट दिस वॉज नॉट लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आफ्टर रिस्टोरेशन इट वॉज अगेन लाइक कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ गोल्ड, क्लियर, ओके। The 7 rays on the crown represent the 7 continents of the world। अब ये 7 रे ही क्यों बनाए, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। टोटल 7 रेज बनी हुई हैं क्राउन में, ये जो स्टैचू है उसके। तो 7 ही क्यों, बिकॉज ये 7 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता था, ठीक है, इसीलिए इसमें सिर्फ 7 रेज को इंक्लूड किया गया, डन, ओके। One has to walk 354 steps from the pedestal to the head of the Statue of Liberty। अगर आप जो पेडिस्टल वाला एरिया है वहां से हेड तक क्लाइंब करना चाहते हो तो आपको टोटल 354 स्टेप्स, सीढ़ियां जो है वो चढ़नी पड़ेंगी। सो दिस इज हाउ हाई इट इज एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा क्लाइंब करके यू कैन गो एंड देन ऑब्वियसली आप हेड तक जा सकते हो, क्लियर, ओके। At the feet of the statue there are broken shackles of operation and that can be seen। तो यहाँ पर जब आप बिल्कुल इधर क्लोजअप देखते हो, जो पैर वाला साइड है स्टैच्यू का, वहाँ पर ना ऐसी चेन बनी हुई है जो कि ब्रोकन है। यानी अगर किसी को ऐसे बंदिशों में रखा जाता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली ये चेन्स होती हैं जो ऑपरेशन दिखाती है ना, जो एक तरीके से जो दबाव बना के रखा है, रूल करा जा रहा है क्रूअली। तो यहाँ पे वो चेन्स जो है वो तोड़ी हुई हैं। क्यों, इसका मतलब क्या है कि भाई इंडिपेंडेंस है ना, तो उसको दर्शा रहा है। नाउ द चेन्स ऑफ ऑपरेशन आर ब्रोकन। Statue of Liberty was declared as a World Heritage Site in 1984 by UNESCO। यूनेस्को के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशंस वाले वीडियो में, एंड यू नो हमने यूनेस्को में ये पॉइंट देखा था कि इट इज़ द वन दैट इज, इट इज़ द
रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अनाउंस करती है ना। तो ये जो स्टैच्यू है इसको भी एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया है किस ईयर में, 1984। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको खराब नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली ये हिस्ट्री का पॉइंट बताता है। इमेजिन अगर ये स्ट्रक्चर आज नहीं होता, लाइक इट हैज़ बीन ईयर्स एंड ईयर्स जब से ये बना हुआ है, तो आपको भी नहीं पता चलता ना ये सारे फैक्टर्स। सो दिस इज हाउ ये हिस्ट्री पता हो, कल्चर पता हो लोगों को, आगे वाली जनरेशंस को, इसीलिए यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको अनाउंस कर देता है। एंड दिस वाज आल्सो अनाउंस एज वन ऑफ दोज, कब, इन द ईयर 1984। अब जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जो कि बहुत लोगों के बकेट लिस्ट में होता है कि भाई यहाँ तो विजिट करना है, लाइक इट इज ऑल्सो देयर इन माई बकेट लिस्ट, और वो है भाई बहुत ही प्यारा खूबसूरत आईफिल टावर। ठीक है, तो आई होप आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे पेरिस में आईफिल टावर जो सिचुएटेड है उसके बारे में। आईफिल टावर वॉज डिजाइंड एज द सेंटरपीस ऑफ 1889 वर्ल्ड्स फेयर इन पेरिस। लाइक शौक हो जाओगे सुनकर कि आईफिल टावर को ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर की तौर पे नहीं बनाया गया था कि जैसे ताजमहल बनाया था ना, वो सोच के बनाया गया था कि इट विल बी देयर हमेशा के लिए। बट आईफिल टावर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इसको हमेशा के लिए बना के रखना है। इसे सिर्फ एज लाइक एंट्रेंस वाला जो पॉइंट होता है ना, उसकी तरह बनाया गया था। कब? वर्ल्ड्स फेयर जो होता है उस वक्त। तो पेरिस में ना हमेशा पूरी दुनिया का एक मेला टाइप का होता है वर्ल्ड्स फेयर, और जब ये 1889 में था तो वहाँ का एक सेंटर पीस जो एंट्रेंस पे बनाना था उसके लिए आईफिल टावर की जो डिज़ाइन है वो फाइनलाइज हुई थी, एंड दैट्स वाई दिस वॉज बिल्ट। ठीक है, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली बहुत से रीजन से अभी हम पढ़ेंगे एक मेजर रीजन जिसकी वजह से इसको डिसमेंटल नहीं किया गया। द आईफिल टावर वॉज बिल्ड बाय गुस्ताव आईफिल, इवन गुस्ताव आईफिल बिल्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और आईफिल टावर भी इन्होंने ही बनाया है। द आईफिल टावर इज मेड अप ऑफ राउट आयरन। ये आयरन का बना हुआ है, बट कैसी क्वालिटी? राउट आयरन। ठीक है, आयरन भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है जो लोहा होता है, तो राउट आयरन जो है उसका बना हुआ है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज अ ब्यूटिफुल आईफिल टावर। क्लियर? ओके। इट इज लोकेटेड ऑन द चैम्प डे मार्स इन पेरिस, फ्रांस। एग्जैक्टली पेरिस में कहाँ पर लोकेटेड है, लाइक द प्रॉपर प्लेस वो है चैम्प डे मार्स। क्लियर? द टावर्स मेन डिजाइनर वॉज वन ऑफ द आईफिल सीनियर इंजीनियर मॉरिस कोचलिन। अब ये ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग हो सकता है आपके लिए जानना ये स्टोरी कि ये जो गुस्ताव आईफिल हैं उनके जो टीम है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लगते हैं ना एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो इनकी टीम में जो सीनियर इंजीनियर थे उनका नाम है मॉरिस कोचलिन। तो इन्होंने जैसे इनको पता चला कि भाई जो वर्ल्ड फेयर है उसके लिए एक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन देना है जो कि एंट्रेंस पे लोकेट होगा, तो इन्होंने एक डिज़ाइन बनाई जो कि ऑब्वियसली आईफिल टावर की डिज़ाइन थी, बट इट वॉज रिजेक्टेड। किसने रिजेक्ट किया? गुस्ताव आईफिल ने। ही वॉज लाइक बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, थोड़ा कुछ ऐड होना चाहिए, इट लुक्स वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी सोबर, बट थोड़ा सा ऐसे लगना चाहिए हटके, ऐसा डिजाइन चाहिए था उनको, एंड दैट्स व्हाई इट वाज रिजेक्टेड। पहली बार में इट वाज रिजेक्टेड, एंड बट नाउ वी नो कि वो है एज अ डिजाइन नाउ एग्जिस्टिंग। आफ्टर व्यूइंग हिज इनिशियल डिजाइन आईफिल रिजेक्टेड इट एंड ही वाज आस्क्ड टू ऐड मोर डिटेल्स। तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, एंड देन उनको बोला गया था कि थोड़ा बहुत और डिटेल डालो, बहुत मिनिमलिस्टिक है, बहुत कम है इसमें डिटेल्स, बिकॉज खूबसूरत होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए ये टावर। फाइनली द डिज़ाइन वॉज कम्प्लीटेड इन 1884। फिर फाइनली डिज़ाइन जो है वो 1884 में कंप्लीट की गई, एंड इट वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है कि हाँ भाई इसी को यूज करेंगे एज आईफिल टावर, एंड इट टुक 2 years 2 months and 5 days टू बिल्ड द आईफिल टावर। कितना टाइम लग गया इसको? 2 साल 2 महीने 5 दिन लगे उस डिज़ाइन को फाइनली एग्जीक्यूट करने में और उसको फाइनली एक स्ट्रक्चर के तौर पे बनाने में। तो आईफिल टावर बनने में कितना टाइम लगा? 2 years 2 months 5 days। For 41 years after its construction, the Eiffel Tower stood higher than any building or structure in the world। और जब से आईफिल टावर बना था उस समय से लेके अगले 41 years 41 साल तक ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर या सबसे बड़ा टावर जो है उसके नाम से जाना जाता था। देन डेफिनेटली फिर और भी स्ट्रक्चर्स बनते गए तो ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, बट 41 years तक दिस वॉज द ओनली वन विच वॉज लाइक द टॉलेस्ट। क्लियर? सो इस तरीके से दिस इज समथिंग जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है बहुत टाइम से, एंड इसके पीछे के और भी फैक्ट्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसको हमेशा के लिए बनाने के लिए रखा गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एंड द पॉइंट जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि इट वॉज मेंट टू बी डिसमेंटल्ड। सो द टावर वॉज टू बी डिसमेंटल्ड, यानी इसको तोड़ दिया जाने वाला था, लाइक हमेशा के लिए हटा दिया जाने वाला था इन 1909, बट इट वॉज रियलाइज दैट इट्स अपेक्स was the perfect place for a telegraphy antenna, and during the First World War at the Battle of Mons in 1914 the wireless telegraph transmitter helped jam German communications। अब हुआ क्या? obviously ये सब वो years हैं जब बहुत ज़्यादा wars वगैरह होते थे, है ना, and obviously तब जो communications हैं उनको jam करना या उनको हैक कर लेना कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है कंट्री का उनके बीच में, सोल्जर्स एंड स्टफ, तो वो सारी चीज़ें जो भी वॉर में कॉम्पिटिटर होगा उनको जानना ज़रूरी है।
करेक्ट, तभी तो वो उस तरीके से प्लान कर सकते हैं हाउ टू लाइक रूइन द आइडियाज जो भी उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये जो टावर है इसका ऐसा था कि मैं 1909 में इसको तोड़ा जाने वाला था कि ये वर्ल्ड ट्रेड फेयर के लिए बनाया जाएगा एंट्रेंस के लिए, देन 1909 में इसको खत्म कर देंगे, लाइक खत्म इन द सेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट देन लेटर किसी के दिमाग में ये आया कि इसका जो एपेक्स है वो बहुत बड़ा है, ये वैसे भी टावर, तो इसका जो बिल्कुल एपेक्स है, टॉप पॉइंट है, वहां से बहुत अच्छा प्लेस है जहां से हम एक टेलीग्राफी एंटीना डाल सकते हैं या फिर उसको यूज कर सकते हैं, जो कि वॉर वगैरह में बाकी कम्युनिकेशंस को जैम करने में मदद करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यही किया गया। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसकी बहुत ज्यादा हेल्प मिली बिकॉज इट वाज यूज्ड लाइक द वायरलेस टेलीग्राफ ट्रांसमीटर वाज हेल्प टू जैम दीज कम्युनिकेशंस एंड ऑब्वियसली इट हेल्प देम। तभी से स्टार को जो है हमेशा के लिए रखा गया है। नाउ इट इज नॉट डिसाइडेड ऑब्वियसली कि इसको डिसमेंटल करेंगे। तो इस तरीके से बना, ये किस लिए था, पहले डिजाइन बनी, देन इट वाज रिजेक्टेड, फाइनली वही डिजाइन है दैट इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस के बाद, एंड फाइनली व्हेन इट वाज मेड इसका डिसाइड किया गया था टू डिसमेंटल इट 1909 में, बट देन फाइनली क्या हुआ, इसको हमेशा के लिए रखा गया। सो इस तरीके से ये जो है वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। लाइक अगर कोई पेरिस जाता है तो आईफिल टावर जरूर जाना चाहिए, ऑब्वियसली ये होता ही है दिमाग में। सो दिस इज हाउ ये स्ट्रक्चर जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये 1909 में शायद डिसमेंटल हो गया होता और हमको मौका भी नहीं मिलता टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ द स्टार। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द ग्रेट स्फिंक्स एट गीजा इजिप्ट। तो अगर आप कभी इजिप्ट के बारे में आपने कभी सुना है, आप कभी इजिप्ट वगैरह गए हो, सो यू नो कि इजिप्ट पिरामिड्स बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जो ऐसे बिल्कुल इस तरीके से बने होते हैं, बहुत फेमस है वहाँ पे, राइट? उनमें से ही एक जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली या एट प्रेजेंट जो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है और फेमस है, वो ये स्ट्रक्चर है विच इज द ग्रेट स्फिंक्स। क्लियर? सो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दिस इज समथिंग जो कि एक ऐसे कैरेक्टर पे बेस्ड बना हुआ है जिनके लिए माना जाता है कि उनका जो फेस है वो एक ह्यूमन फेस है, बट जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो एक लायन बॉडी है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। नंबर 2, अगर करेंटली अभी कोई भी स्ट्रक्चर को विजिट करने जाता है तो दे माइट फाइंड कि नोज जो है वो मिसिंग है स्ट्रक्चर की, या थोड़ा बहुत टूटा वूटा है, बिकॉज ऐसा कुछ अटैक वगैरह हुआ था जिसकी वजह से ऑब्वियसली ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स पे अटैक वगैरह हुआ है। कुछ हैं जो अभी रिस्टोर हो चुके हैं, कुछ हैं जिनके सिर्फ रूइंस मिलते हैं आपको, यानी कि सिर्फ थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बचे हुए मिलते हैं टूटे फूटे। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है इसकी भी नोज मिसिंग है और थोड़ा बहुत ब्रेक्ड है। क्लियर? ब्रोकन है। सो इस तरीके से अगर आपको कभी ऐसा होता है कि भैया ऐसे कैसे, सो दिस इज द रीजन। ठीक है, अटैक हुआ था। सो ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा इज द मोस्ट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल स्टैच्यू इन एंशिएंट इजिप्ट। तो एंशिएंट इजिप्ट में अगर सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल स्टैच्यू है तो वो यही है विच इज द ग्रेट स्फिंक्स। इसके और भी नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्फिंक्स ऑफ गीजा, या तो स्फिंक्स ऑफ गीजा बोलते हैं या द ग्रेट स्फिंक्स बोलते हैं या फिर सिर्फ स्फिंक्स भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम ऑब्वियसली इसी स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। तो जहां पे भी स्फिंक्स दिख जाए दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर दैट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। It is a limestone statue of a reclining sphinx, a mythical creature with the head of a man and the body of a lion. Mythological serials या mythological word आपने सुना होगा, mythology सुना होगा, जो कि पहले जो scriptures हैं या पहले की जो stories हैं उसमें किसी का अगर वर्णन किया गया हो, बताया गया हो, तो वो एक माइथोलॉजिकल से रिलेटेड कैरेक्टर होता है ना। वैसे ही ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये एक लाइमस्टोन का स्टैचू है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक माइथिकल क्रीचर है विद द हेड ऑफ अ मैन। ठीक है, हेड जो मैन की जैसे चेहरा है एंड यू नो मुंडी है, दैट इज देयर इन दिस स्टैच्यू। ऑल्सो द बॉडी ऑफ अ लायन इज देयर। ठीक है, जो हम पहली बात कर चुके हैं। सो ह्यूमन फेस बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज लाइक अ लायन। इट इज ऑन द गीजा प्लेट्यू ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द नाइल इन गीजा इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट में एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है? गीजा में, बट है क्या? गीजा प्लेट्यू पे। ठीक है, सो दिस इज वेयर इट इज लोकेटेड। लाइमस्टोन का स्टैच्यू है विथ अ ह्यूमन हेड एंड अ बॉडी ऑफ अ लायन। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा, नॉट पिज्जा, पिज्जा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टावर है ना इसके बारे में आई डोंट नो आपके दिमाग में कभी आया कि नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है, मतलब ऐसे यू नो टिल्टेड क्यों है इतने एंगल पे, कितने डिग्रीज पे, देन अगर ये कभी गिरती क्यों नहीं है बिल्डिंग? क्योंकि ऐसे इसको देख के क्या लगता है कि अब गिरेगी है ना। और ऐसा क्या हुआ था कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया गया था क्या, या खुद ब खुद ऐसा हो गया था? तो ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी माइंड में रेज हुए होंगे अगर आपने कभी इस टावर को देखा होगा, है ना। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स वेरी ह्यूज एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स टिल्टेड। मेन पॉइंट ये है, और ऐसा नहीं है कि इस जगह पे सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर है जो कि टिल्टेड है। फेमस ये हुआ था, बट इसके अलावा जो भी इस सॉइल पे बने हुए हैं ना वो थोड़े बहुत टिल्टेड हैं स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये सॉइल है
वो इतना ज़्यादा फर्म नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग बनी तो थी, कंस्ट्रक्शन जब तक हुआ कुछ फ्लोर्स तक, तब तक ये नॉर्मल था। धीरे धीरे ये टिल्ट होने लगा एंड जितना इसको ठीक करने की कोशिश की गई वो उतना ही टिल्ट होता जा रहा था। बट फाइनली अभी जो है ये फिक्स्ड एक कुछ डिग्रीज पे ये टिल्टेड है, और अब ये जो है ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों तक, लाइक शायद 100-200 सालों तक और चलेगा, ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये सॉइल जो है ना उसकी प्रॉब्लम थी। है तो जिनने बनाया था उनकी गलती नहीं है, कि जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे आर्किटेक्ट्स वगैरह या जिन्होंने भी बिल्ड वगैरह किया है उनको काम वाम नहीं आता था, इस वजह से उन्होंने ये ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑटोमेटिकली हैपेंड। क्लियर? ओके। सो इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ पिज़ा, इटली। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर है? ये इटली में पिज़ा सिटी पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैथीड्रल ऑफ पिज़ा। पिज़ा में एक ये लीनिंग टावर तो फेमस है ही, साथ एक कैथीड्रल, एक चर्च जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड वहीं पर आसपास ये एक दूसरे के लोकेटेड है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा बिगैन इन 1173। तो 1173, वाओ 1173, तो 1173 जो ईयर है तब ये बिगिन हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन, तब ये बनना स्टार्ट हुआ था। It was then interrupted several times by wars, death, etc. and then was completed in mid 1300। अब 1100s कुछ में स्टार्ट हुआ, पर ये जो है फाइनली कंप्लीट हुआ 1300s के किसी ईयर में। इतना टाइम क्यों लग गया? बिकॉज इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बीच बीच में इंटरप्ट हुआ था। रीजंस बहुत थे, कभी वॉर हो गया या कभी कर्जा वर्जा हो गया, पैसे नहीं थे, डेप्थ की कंडीशंस आ गई, देन ये जो कंस्ट्रक्शन है वो बीच बीच में रुक जा रहा था, इट वॉज इंटरप्टेड। बट फाइनली फिर 1300 में किसी ईयर में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। Pisa got its name in 600 BC from a Greek word meaning marshy land। तो ये पीसा वर्ड ही क्यों रखा गया इस पर्टिकुलर प्लेस का? बिकॉज ये जो लैंड है ना वो बहुत मार्शी है, ठीक है, इसीलिए ये जो नाम है वो उसी से रिलेटेड एक ग्रीक वर्ड है मार्शी लैंड के लिए, विच इज पीसा, तो ये नाम रख दिया गया। एंड वहीं पे ये टार है जो लीन करा हुआ है, यानी थोड़ा tilted है, इसीलिए नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। The soft ground led to the leaning of tower by the time its builders got to the third story in 1178। 1173 began the construction, 1178 तक 3 स्टोरीज 3 फ्लोर्स तक बन चुका था ये टावर, और जब तक ये बन रहा था टिल देन इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो टिल्ट हो रहा है स्टफ, बिकॉज नहीं तो फिर स्टार्ट ही नहीं करते हैं बनाना, शायद मे बी कहीं और शिफ्ट कर देते। बट 3 स्टोरीज तक जब ये बन गया ना, फाइनली जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने देखा कि ये लीन हो रहा है, मतलब टिल्ट हो रहा है। तो ये क्यों थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ था? बिकॉज ये जो ग्राउंड है वो सॉफ्ट है, तो वो इतना ज्यादा फॉर्मली उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था स्ट्रक्चर को, एंड दैट्स वाई इसे थोड़ा टिल्ट दिखता है। शिफ्टिंग सॉइल हैड डिस्टेबलाइज्ड द टावर्स फाउंडेशंस, और ये जो सॉइल है इट वाज लाइक अ शिफ्टिंग सॉफ्ट सॉइल, एंड दैट्स वाई जो भी फाउंडेशन था, जो बेस था स्टार का, वो थोड़ा ऐसे हिल गया था, एंड बिकॉज ऑफ इट वाज नॉट फर्म इनफ, एंड थोड़ा बहुत ये टिल्ट हो गया था। The structure was stabilized by remedial work between 93 to 2001, which reduced the tilt to 3.97 degrees। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली कोशिश की गई कि इस टिल्ट को थोड़ा कम किया जाए, नहीं तो अदरवाइज ये कभी गिर गई तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। सो इफ इट अगर मतलब इफ की बात हो रही थी, इफ इट फॉल्स देन व्हाट वुड हैपन, राइट? तो इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा ठीक वीक करना स्टार्ट किया गया। 1993 से लेकर 2001 तक रेमेडियल वर्क यानी ठीक करने का जो काम है वो स्टार्ट हो रहा था, चल रहा था। फाइनली ये जो टिल्ट है, ये जो एंगल है, अब वो 3.97 डिग्रीज पे फिट लाइक फर्म है। अब थोड़ा सा भी डिग्री जो है ये टिल्ट नहीं होता है। As of 2001, the tower has officially declared stable for at least the next 200 years। और 2001 में फाइनली इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये स्ट्रक्चर जो है अब बिल्कुल थोड़ा भी टिल्ट नहीं होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी स्टेबल एंड इट इज नॉट गोइंग टू फॉल। कब तक? 200 साल तक। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस टावर टू बी देयर बहुत टाइम तक, ठीक है। 2001 से 200 साल बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट इज वाई इट्स गुड दैट वी ऑल्सो नो, एंड मे बी जो आने वाली जनरेशन हैं दे विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दिस टावर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लीनिंग। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नाउ दिस इज समथिंग जो कि अगर आपने मूवी देखी है, समझ रहे हो किसकी बात कर रही हूँ, देन डेफिनेटली आपने देखा होगा। ये स्ट्रक्चर है ना, बहुत ज़्यादा फाइट सीन्स हैं वहाँ पर। ऑल्सो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, दिस इज़ वेरी फेमस बिकॉज ये बहुत बड़ी वॉल है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। देख सकते हो कितनी बड़ी वॉल है, लाइक बहुत ज़्यादा, इतनी दूर दूर तक जाती है ये। और ये वॉल जो है वो क्यों बनवाई गई थी, और इसके बारे में जो और डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। साथ ही साथ इट इज़ समथिंग जिसमें ना थोड़े बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए हैं, बिकॉज ये प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी ऑफ चाइना। सो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ दी, नॉट दी ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो जो भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से जितने भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए गए हों, उनमें से एक जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। तभी तो नाम है ग्रेट वॉल, बिकॉज इट्स लिटरली बहुत बड़ी। इट वॉज बिल्ड बाय
किन शी हुआंगदी, द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना ड्यूरिंग किन डायनेस्टी। ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट डायनेस्टीज होती थी जब एम्परर वगैरह का रूल होता था, किंग रूल होता था। तो किन डायनेस्टी के टाइम पे जो सबसे पहले एम्परर थे, राजा थे, वो कौन थे? किन शी हुआंगदी, और उन्होंने ही बनवाया था ये पर्टिकुलर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। The wall was built as a defense system to protect the borders of the Chinese Empire. Obviously तब के टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर वगैरह होते थे, युद्ध, अटैक, एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन, और ऑब्वियसली चाइना वांटेड टू प्रोटेक्ट, कोई भी कंट्री वुड वांट टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, तो इसीलिए इस वॉल को बनाया गया था ताकि एक तरीके से डिफेंस सिस्टम का काम करेगा। इतनी हाई वॉल होगी तो है ना, प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड दिस इज समथिंग जो कि चाइनीज एम्पायर को बचा के रखेगा। और जितने भी लोग थे ना वहाँ पे अराउंड, उसमें से 50 to 60% ऑफ द जनता ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम चाइना की, देवर यू नो ऑल एक साथ काम कर रहे थे, देवर ऑल लाइक एकजुट इन यूनाइटेड फॉर्म एंड देवर ट्राइंग टू बिल्ड दिस वॉल। ठीक है, तो इतने सारे लोगों ने काम किया इतनी बड़ी वॉल को बनाने के लिए। The greatest wall is made up of several sections built at various times throughout history. अब ऐसा नहीं है वॉल एक बार में बना के खड़ी कर दी थी, नहीं, धीरे धीरे कुछ कुछ सेक्शंस में बनी है। कभी कुछ हुआ, कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है चाइना के एम्पायर को, तो थोड़ा सेक्शन बना दिया, देन उसके बाद थोड़ा और सेक्शन बिल्ड कर दिया। तो ऐसे ना पार्ट्स में, सेक्शंस में ये जो वॉल है वो बनाई गई थी। इट वॉज नॉट लाइक कि एक बार में ऑल टुगेदर इस वॉल को फॉर्म कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ पोटाला पैलेस। नाउ दिस इज समथिंग अगेन जो कि बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा फेमस मॉन्यूमेंट है दैट वी मस्ट नो अबाउट, बिकॉज अगेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो हमको क्लियर होने चाहिए, है ना। सो द पोटाला पैलेस इज अ टिबेटन कासल लोकेटेड ऑन रेड हिल चाइना। ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है पोटाला पैलेस, ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? ऑन रेड हिल। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इन China. Next important point is it was the winter palace of Dalai Lamas from 1649 to 1959. तो 1649 से लेके 1959 का जो टाइम है, इसके बीच तक, मतलब इस समय में ये पर्टिकुलर पैलेस एज अ विंटर पैलेस एक्ट करता था फॉर दलाई लामास। क्लियर? बट अब जो है ये एज अ विंटर पैलेस नहीं है, इसीलिए भी लिखा गया है कि टिल लाइक इतने टाइम तक। तो उसके बाद व्हाट इट इज लाइक वर्किंग एज, इट इज अ म्यूजियम एट प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट दिस एक्ट्स एज अ म्यूजियम, इट इज नो मोर अ पैलेस फॉर दलाई लामास ऑल्सो स्पेसिफिकली। तो ये अब क्या है? एक म्यूजियम है। इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1994 से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी अनाउंस कर दिया गया है। ऑब्वियसली बिकॉज इस जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा उसको देखकर या उसके बारे में जानकर यू कैन गेट टू नो अबाउट द कल्चर एंड स्टफ ऑफ दैट place. Also this was started, like the construction was started by 5th Dalai Lama in 1645. तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 5th दलाई लामा ने स्टार्ट करवाया था in 1645. क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, पूछा जा सकता है। पोटाला पैलेस कहाँ पर है, देन एट प्रेजेंट ये कैसे एक्ट करता है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर यूज्ड टू एक्ट एज अ विंटर पैलेस फॉर दलाई लामास, विच दलाई लामा स्टार्टेड लाइक द कंस्ट्रक्शन, किस ईयर में, और वो कौन से नंबर के मतलब दलाई लामा थे, एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोलोसियम की। नाउ दिस इज समथिंग अगेन वेरी 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 फेमस। दिस इज एन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है? एक ना बहुत बड़ी स्पेस होती है जहाँ पर बैठने की जगह होती है, लाइक ऐसे स्टेयर्स होते हैं। जैसे अगर आपने कभी स्टेडियम वगैरह के बारे में देखा हो, जो बिल्कुल खाली स्टेडियम के फोटो होते हैं, कभी वो देखना। सो यू हैव लाइक बहुत सारी ऐसे स्टेयर्स होती हैं, है ना, ऐसे बिल्कुल एक एंगल पे, और आप लोग बैठते हो बीचों बीच में जो सेरेमनी हो रहा होता है सर्कल में या फिर मैच हो रहा होता है, एवरीथिंग दैट यू कैन सी। उसी तरीके से एम्फी थिएटर जो है वो स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज हाउ दिस एम्फी थिएटर लुक्स लाइक। इट इज नोन एज Colosseum. So the Colosseum is also called the Flavian Amphitheater. इसका नाम जो है वो Flavian Amphitheater भी है, पूछा जा सकता है। Any question related to Flavian Amphitheater तो वो यही है। ठीक है, कौन? Colosseum. It is a large amphitheater in Rome. और आप जब इसको याद करें, इस नाम को ऐसे याद रखना है आपको, Colosseum, रोम, इटली। ठीक है, क्योंकि यही एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा एम्फीथिएटर है या कोलोसियम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। सो इन रोम। इट वाज बिल्ट एज अ गिफ्ट टू रोमन पीपल। दिस वाज अगेन बिल्ट एज अ गिफ्ट। ठीक है, रोमन लोगों के लिए एक गिफ्ट के फॉर्म में इसको बनाया गया था। When the Colosseum first opened, the Emperor Titus celebrated with 100 days of gladiatorial games. तो जब ये बन गया था ना, लाइक सबसे पहले जब ये ओपन हुआ था कि कंस्ट्रक्शन डन है, नाउ पीपल कैन गो इन, तब जो वहाँ पर एम्परर थे वो थे टाइटस, और उन्होंने बहुत सारे गेम्स वगैरह जो है उसके साथ इसको सेलिब्रेट किया था, दैट टू 100 डेज तक। तो 100 दिनों तक कुछ ग्लैडिटोरियल गेम्स हैं जिसके ये भी पार्ट बने थे। ठीक है, ही हिमसेल्फ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस कंप्लीट इवेंट, और इस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया था। इट इज द लार्जेस्ट एंशिएंट एम्फीथिएटर एवर बिल्ट एंड स्टिल द लार्जेस्ट स्टैंडिंग एम्फीथिएटर
इन द वर्ल्ड। और ऐसा माना जाता है कि अभी तक का सबसे बड़ा लाइक एंशिएंट अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कोई एम्फी थिएटर बना था तो वो ये है। एंड अभी भी एक ऐसा एम्फी थिएटर जो एग्जिस्ट करता है, स्टिल नाउ इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, तो ये भी उनमें से एक है, लाइक वन ऑफ दी बोल सकते हैं, या फिर इनफैक्ट द लार्जेस्ट स्टैंडिंग एम्फी थिएटर इन द वर्ल्ड। क्लियर? ओके। The building had 80 entrances and could seat approximately 50,000 spectators who would come to watch sporting events and games. ठीक है, एम्फी थिएटर ज्यादातर ऐसे ही होता है कि बीचों बीच जो भी गेम्स वगैरह चल रहे हैं, so चारों तरफ से पीपल कैन वॉच है ना एज एन ऑडियंस। तो इस पर्टिकुलर एम्फी थिएटर में, दैट इज कोलोसियम में, टोटल 80 एंट्रेंस हैं। ठीक है, 80 साइड्स हैं जहां से आप एंटर कर सकते हो। ऑल्सो इट हैज लाइक दी सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 50,000, 50,000 लोग बैठ सकते हैं, लाइक स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस जो होती है 50,000 लोग बैठ सकते हैं, एंड देन दे कैन विटनेस जो भी गेम्स या एक्टिविटीज हो रही हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ओपेरा हाउस की। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि बड़ा फेमस है। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स ब्यूटीफुल। थोड़ा बहुत ये हमारे थोड़ा बहुत ऐसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो लोटस टेम्पल से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। अभी हम पढ़ेंगे लोटस टेम्पल। ठीक है, इंडिया के स्ट्रक्चर्स को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। एंड ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज ओपेरा हाउस एंड इट इज लोकेटेड इन सिडनी। ठीक है, तो सिडनी का बहुत ज्यादा प्रचलित या फेमस स्पॉट है ये। एंड ओपेरा हाउस इज अ थिएटर बिल्डिंग यूज्ड फॉर परफॉर्मेंसेस ऑफ ओपेरा। ठीक है, आई होप कभी आपने सुना हो ओपेरा क्या होता है या परफॉर्मेंस कभी सुनी हो तो ये उसी परफॉर्मेंस के लिए पर्टिकुलर हाउस बना दिया गया है, विच इज द ओपेरा हाउस। द सिडनी ओपेरा हाउस इज अ मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर इन सिडनी। तो सिडनी में ना मल्टी वेन्यू का अगर कोई आर्ट परफॉर्मिंग सेंटर है तो वो यही है, बिकॉज ऑब्वियसली ओपेरा भी क्या है, एक आर्ट फॉर्म है ना। तो इस तरीके से ये जो है सिडनी का एक मल्टी वेन्यू, यानी बहुत सारे वेन्यूज आपको यहाँ मिल जाएंगे where these arts are performed. Clear? Okay. It was designed by Danish architect John Utzon and completed by an Australian architectural team headed by Peter हॉल। क्या बोला गया है कि इसकी जो डिजाइन है वो किसी और ने की है और उसको जो बनाया है वो एक अलग टीम ने बनाया है। ठीक है, सो जो डिजाइन है वो एक डैनिश आर्किटेक्ट थे जिनका नाम है जॉन उड्जॉन। उन्होंने इसकी डिजाइन बनाई थी कि इस तरीके का दिखेगा ओपेरा हाउस, एंड देन इसको कंप्लीट एक टीम ने किया था जिसके जो हेड है वो थे पीटर हॉल, और ये जो है एक ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्चरल टीम थी। ठीक है, तो इसका डिजाइन इस बाय सम एंड द कंस्ट्रक्शन वॉज लाइक बाय अ कंप्लीट अदर ग्रुप। अब बात करते हैं आमिर फोर्ट, जो कि इंडिया का एक वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट है। वैसे भी राजस्थान एंड न्यू दिल्ली आर फुल ऑफ सच ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे हिस्ट्री, कल्चर, इन सबको बहुत अच्छे से डिपिक्ट भी करते हैं, इंडिकेट भी करते हैं, एंड दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात जरूर करेंगे। उनमें से एक कौन सा है, इंडिया का आमिर फोर्ट, या जिसको अंबर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज हाउ दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। मतलब ये बहुत बड़ा पैलेस है, मतलब एक बहुत बड़ा फोर्ट है, बट इतना स्ट्रक्चर अगर आप देख लेते हो देन ऑल्सो यू गेट बहुत अच्छा सा एक व्यू यू नो ऑफ दिस फोर्ट। सो अंबर फोर्ट और आमिर फोर्ट इज अ फोर्ट लोकेटेड इन अंबर, राजस्थान, इंडिया। आमिर फोर्ट को अंबर फोर्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अंबर में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये जो किला है दिस इज इन राजस्थान। अंबर फोर्ट वाज द कैपिटल ऑफ कछवा राजपूत बिफोर जयपुर वाज बिल्ट। तो इसके पहले कि जयपुर बिल्ड होता, जयपुर ब्यूटीफुल सिटी है ना, पिंक सिटी, तो जयपुर जो है वो बनता उसके पहले, जब वो बना नहीं था, क्या एक्ट करता था एज द कैपिटल। सो जो अंबर फोर्ट है दिस वाज एक्टिंग एज द कैपिटल ऑफ कछवा राजपूत। क्लियर? ओके। The fort of Amir was built by the Kachwa king of Amir, Raj Man Singh. I hope राजा मान सिंह के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, किसी ना किसी मूवी में भी आपने सुना ही होगा, है ना। So this particular person is the one, the king, who built this monument. It is one of the oldest and most visited forts of Rajasthan. राजस्थान के जितने भी सबसे पुराने किले हैं उनमें से एक ये है, और दूसरी बात this is also one of the most visited forts यहाँ पर। So if somebody goes and visits Jaipur, definitely आमिर फोर्ट या अंबर फोर्ट उनकी लिस्ट में जरूर होता है। क्लियर? ओके। मेन एंट्री इज थ्रू द सूरज पोल, जिसे सन गेट कहते हैं, विच लीड्स टू जलेबी चौक, द फर्स्ट कोर्टयार्ड। अब ये जो पूरे फोर्ट होते हैं ये लगते ऐसे है ना जैसे बहुत ज्यादा ऐसे स्पेस होगा, देन यू गेट वन चेम्बर में यू कैन गेट एंट्री, देन एक हॉल हो एंड स्टफ, बहुत ही मतलब मैसिव एक कंस्ट्रक्शन होता है, घर जैसा, है ना। सो यहाँ पे भी जो मेन एंट्री होती है वो एक सन गेट से होती है जिसका नाम है सूरज पोल। उसके बाद आप आगे जाके जलेबी चौक पे पहुंचते हो, जो कि क्या है, वो सबसे पहला कोर्टयार्ड है ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्ट। द बिल्डिंग टू द लेफ्ट ऑफ द एंट्रेंस गेट इज द जय मंदिर, ऑल्सो नोन एज द हॉल ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फोर्ट है आमिर फोर्ट, इसका जो एंट्रेंस गेट है उसके जस्ट लेफ्ट में एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का नाम है जय मंदिर, जिसको हॉल ऑफ विक्ट्री, जीत का हॉल भी कहा जाता है। क्लियर? ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूंस टोम की। ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। ये इस तरीके का दिखता है, मतलब और भी अगर आपको चाहिए हो ना तो बिल्कुल ऐसा एंट्रेंस होता है पानी के इधर थोड़ा पहले, जहां आप खड़े होकर पिक्चर विक्चर क्लिक करा सकते हैं। दिस इज हाउ कंप्लीटली ये दिखता है। यू कैन गेट द एंट्री, फिर आप ऊपर जा सकते हैं अंदर से बहुत अच्छे से, पूरा अंदर यहाँ जाते हैं तो आपको टोम्स दिखते हैं, अंदर जाके कब्र बनी हुई है, और इसी को कहते हैं हुमायूंस टोम। ठीक है, ये भी बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, पूरा गार्डन है, बहुत बड़ा एक आपको स्पेस मिलता है, देन यू कैन गेट एंट्री इनटू द हुमायूंस टोम। सो दिस इज पर्टिकुलरली इन दिल्ली। द टोम वाज बिल्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हमीदा बानू बेगम, द वाइफ ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं। तो आपको एक और हिस्ट्री वाला क्वेश्चन भी मिल जाता है कि हुमायूं की वाइफ कौन थी। हुमायूं मुगल एम्परर है, सबने नाम सुना हुआ है ना। तो इनकी जो वाइफ है उनका नाम है हमीदा बानू बेगम, और इनके इंस्ट्रक्शंस पे, इनके ऑर्डर पे ये पर्टिकुलर टोम जो है वो बनवाया गया था। हुमायूंस टोम वाज कमिशन्ड बाय हुमायूंस वाइफ, दैट इज हमीदा बानू बेगम। तो आपसे पूछा जा सकता है हु एग्जैक्टली, लाइक हु एक्चुअली गॉट इट बिल्ड, या हु एक्चुअली गेव द ऑर्डर्स फॉर दिस टोम टू बी बिल्ड और कंस्ट्रक्टेड। इट्स नन अदर देन हमीदा बानू बेगम। तो आपको ये नाम याद रखना है, दैट्स व्हाई इट्स गिवन इन 2 फॉर्म्स। आपको जिस भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी रेडी फॉर इट। द टोम वाज बिल्ड बाय अ पर्शियन आर्किटेक्ट नेम मिराक मिर्जा घियुआत। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टोम है बनाया किसने था, एक पर्शियन आर्किटेक्ट ने। ब्यूटीफुल तरीके से ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड दिस जो पर्सन है पर्शियन आर्किटेक्ट, उनका नाम क्या है, मिराक मिर्जा घियुनाथ। क्लियर? इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1993। तो यूनेस्को के द्वारा अनाउंस किया गया है, इसको भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1993 से है ये। और अगेन दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है, बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपके कितने ज्यादा रिवाइज हो रहे हैं ना, कुछ वीडियोस में हम बात कर ही लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, और लंबी लिस्ट है। सो ऐसे अलग से पढ़ने बैठोगे तो याद नहीं होगा, बट ऐसे छोटे छोटे आपको टुकड़ों में पता चलेगा सेक्शंस में, सो यू माइट बी एबल टू रिमेंबर इट। इट वॉज बिल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ हुमायूंस सन द ग्रेट एम्परर अकबर। ठीक है, तो किसके अंडर में बनवाया गया था ये, हुमायूं के जो बेटे हैं, जो कि कौन है, अकबर। ठीक है, अकबर हुमायूं सबका नाम आई होप आपको याद है ऑलरेडी, एंड यू नो नाउ हुमायूं फादर हैं अकबर के। ऑलरेडी ये बेसिक है जो सभी को पता होता है। द ग्रेव ऑफ एम्परर हुमायूं इज लोकेटेड इन द सेंट्रल मॉर्चुरी रूम ऑफ द टोम। तो अगर आप जब जाते हो ना इस टोम में, बिकॉज आई हैव बीन देयर, तो मुझे पता है वो कैसा दिखता है। तो जब आप एंटर करते हो आपको ना बहुत ज्यादा बीचों बीच एक सेंटर में एक टोम दिखता है, लॉट लाइक ऐसे एंट्री पे, बट एक पूरा रूम बना हुआ है जहाँ पे आपको बहुत सारे टोम्स दिख जाते हैं। तो सेंटर में बिल्कुल क्या बनाया हुआ है, हुमायूं का टोम बनाया हुआ है वहां पर, एंड ऑल्सो और भी टोम्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ग्रेव ऑफ हमीदा बेगम, ऑब्वियसली जो अकबर की मॉम है या फिर जो हुमायूं की वाइफ है, ठीक है, उनकी आपको ग्रेव मिल जाएगी। यू हैव दारा शिकोक, दैट इज शाहजहां सन, एंड ऑल्सो बहादुर शाह सेकंड जो थे, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, इनके भी जो बोल सकते हो ग्रेव है, ठीक है, वो वहां पर दफन है, लाइक देयर बॉडीज वर आल्सो बीन बरीड देयर। सो कौन कौन है, हुमायूं का तो टोम होगा ही, तभी नाम है हुमायूंस टोम। अदर देन दैट किस किस की ग्रेव यहाँ पे बरीड है, अकबर की मॉम की, दैट इज वाइफ ऑफ हुमायूं हमीदा बेगम, देन यू हैव शाहजहां सन, दैट इज दारा शिकोह, एंड देन बहादुर शाह सेकंड जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, इनका भी ग्रेव वहीं पे बरीड है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कुतुब मीनार की। अगेन दिस इज समथिंग जो आई होप सभी ने सुना होगा एंड आपने शायद देखा भी हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा बहुत बड़ा ये प्लेस है, बहुत बड़ा ग्राउंड टाइप का बनाया, गार्डन टाइप का बना हुआ है। पीपल टू कम हेयर विजिट, आपको टिकट विकेट मिल जाती है, बहुत ही कम प्राइस की टिकट्स मिल जाती हैं, एंड यू कैन गो एंड विजिट। और ऐसे स्ट्रक्चर जरूर देखने चाहिए व्हेन यू गेट टू, लाइक आप कभी भी किसी सिटी में अगर ट्रिप प्लान करते हो तो ऐसे स्ट्रक्चर जरूर देखने चाहिए जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। दे हैव लाइक अनदर काइंड ऑफ वाइब, और आपको थोड़ा बहुत ऐसे हिस्ट्री वगैरह कल्चर के बारे में पता भी चल जाता है। सो दिस इज हाउ ये जो कुतुब मीनार है इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज अ मीनारत एंड विक्ट्री टावर दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसका एक जो विक्ट्री टावर जो है वो उसका पूरा पार्ट बनाता है। द वर्ड कुतुब का मतलब क्या है, पोल ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो कुतुब मीनार यानी जस्टिस का पोल। क्लियर? ओके। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द मेहरूली एरिया ऑफ न्यू दिल्ली, इंडिया। तो ये न्यू दिल्ली में है, जैसे हुमायूंस टोम न्यू दिल्ली में है ना, वैसे ही कुतुब मीनार भी न्यू दिल्ली में है। और ये जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अगेन। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड इन 1193 AD बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रूलर ऑफ दिल्ली फर्स्ट मुस्लिम एंड स्लेव डायनेस्टी। आपको देखो 3 क्वेश्चन आप पता चल जा रहे हैं। नंबर 1, ऑब्वियसली इसके पहले हम देख चुके, वो नहीं बोल रही हूँ, इसी लाइंस में आपको देखो कितने क्वेश्चंस पता चल रहे हैं। सबसे पहले तो किसने बनवाया कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस ईयर में स्टार्ट किया था, इन 1193 AD। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, ही वॉज द रूलर ऑफ दिल्लीज फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी एंड ही वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ दिल्लीज फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी। तो इस तरीके से आपको
क्वेश्चंस पता चलते हैं ऑफ हिस्ट्री। अगर नहीं है उस चीज में इंटरेस्ट, लाइक यू ओनली जस्ट वांट टू फोकस ऑन द मॉन्यूमेंट, तो प्लीज याद रखना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन, दैट इज कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। क्लियर? ओके। The building of Qutub Minar was severely damaged due to a severe earthquake in 1508 AD, after which the tower was repaired by Sikandar Lodi, the second ruler of the Lodi डायनेस्टी। तो ये जो पर्टिकुलर कुतुब मीनार है ये डिस्ट्रॉय भी हुआ था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था ये, क्योंकि अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था 1508 में। पर उसके बाद जो सिकंदर लोदी हैं, जो लोदी डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे, उन्होंने इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया, फिर से ठीक करवाया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रेड फोर्ट यानी लाल किला की। अगेन दिस इज समथिंग मे बी आपने सुना हो, और ये आए दिन हम सुनते हैं, बिकॉज हम जब भी पढ़ते हैं अबाउट रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, डेफिनेटली इनके बारे में जिक्र जरूर होता है, जो कि है रेड फोर्ट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट लाल किला इन हिंदी। सो रेड फोर्ट या लाल किला इज अ हिस्टोरिक फोर्ट इन दिल्ली। इट वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन मिड 17th सेंचुरी। तो रेड फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ये शायद ही कितने लोगों को पता नहीं, पता है, मुझे नहीं पता। सो शाहजहां वाज द वन हु गॉट इट बिल्ड इन 17th सेंचुरी, एंड ये भी कहां पर है? दिल्ली या न्यू दिल्ली कह सकते हो। द फोर्ट वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007, और इसको भी 2007 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। क्लियर? ओके। द फोर्ट इज बिल्ड ऑफ रेड सैंड स्टोन। इस फोर्ट को किससे बनाया गया है? लाल सैंड स्टोन से। दीवाने आम, दैट इज हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। दीवाने आम, आम इज व्हाट? द आम जनता। एंड द दीवाने खास, खास होगा तो इट वुड बी समबडी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। और ये जो है ऐसे कुछ रूम्स हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो रेड फोर्ट में यू ऑल्सो हैव दीवाने खास, यू ऑल्सो हैव दीवाने आम। ठीक है, दीवाने आम क्या है? द रूल ऑफ नॉर्मल पीपल, लाइक कॉमन पीपल, एंड दीवाने खास है हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लोटस टेम्पल की। तो जब हम ओपरा हाउस की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था ना, ये जो लोटस टेम्पल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है बट थोड़ा सा, क्योंकि लोटस टेम्पल ऑल्सो हैज लाइक ये पूरा लुक लोटस का है ना, एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल, इसीलिए भी ये वन ऑफ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस है। एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट कहाँ पर? दिल्ली पे। तो आपको ज्यादातर दिल्ली में ऐसे मॉन्यूमेंट्स दिख जाएंगे। सो लोटस टेम्पल जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, नंबर 1, और ऑब्वियसली इट इज लोटस टेम्पल, तो ये फ्लावर लाइक है, लोटस के शेप में है। इट इज फ्लावर लाइक इन शेप एंड दस हैज बिकम अ प्रोमिनेंट अट्रैक्शन इन द सिटी। ऑब्वियसली मतलब नॉर्मली जैसे पैलेसेस होते हैं, फोर्ट होते हैं, अगर वैसे कोई बना देगा तो इट इज नॉट गोइंग टू लुक डिफरेंट, बट ये लोटस के फॉर्म में बना हुआ है, जैसे कि खुद एक लोटस फ्लावर हो, बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसलिए भी दिस इज वन ऑफ द लाइक वेरी प्रोमिनेंट स्पॉट एंड फेमस स्ट्रक्चर। There are 9 doors to the temple. इस लोटस टेम्पल में टोटल 9 द्वार हैं, 9 डोर्स हैं जहां से आप एंटर कर सकते हो इन दिस टेम्पल। मार्बल वॉज यूज फॉर दिस कंस्ट्रक्शन, और जैसे कि देख सकते हो किसका बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ मार्बल। मार्बल वॉज यूज इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ मार्बल। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट, यू मस्ट नो अबाउट इट। नेक्स्ट बात करते हैं रानी की वाव। अगर कुछ याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा, तो जब हम करेंसी पढ़ रहे थे तो जो 100 रुपये का नोट है उसके ही नोट के हमने रिवर्स साइड पे रानी की वाव का पिक्चर देखा था, और आज हम उसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सो रानी की वाव जो है विच इज क्वींस स्टेप वेल, इसका पिक्चर इज ऑल्सो गिवन, लाइक ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका पिक्चर आपको मिल जाता है 100 रुपये के नोट के जस्ट पीछे, है ना। एंड दिस इज ऑब्वियसली वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी हमने बात किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सो रानी की वाव ऑल्सो नोन एज, अक्का का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, आई शुड राइट इट पूरी तरीके से, ठीक है, तो आपको ये अब्रीविएशन भी पता चल गया है हो। So this is also known as the Queen's Step Well, situated on the banks of Saraswati River in Gujarat. तो ये गुजरात में है, नंबर 1। सरस्वती रिवर जो है, सरस्वती नदी जो है उसके बैंक्स पे बना हुआ है। एंड नंबर 3, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वींस स्टेप वेल। ज्यादातर जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं वो शायद किंग ने बनवाए होते हैं या डेडिकेटेड होते हैं, बट दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी फेमस बिकॉज ये एक फीमेल ने बनवाया है, लाइक इट इज समथिंग जो कि एक फीमेल के नाम पे है, क्वींस स्टेप वेल, रानी की वाव। सो क्वीन स्टेप वेल इज द ट्रांसलेशन ऑफ रानी की वाव एंड द स्ट्रक्चर इज अ 900 years ओल्ड स्ट्रक्चर। 900 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, है ना। तो कल्चर वगैरह हिस्ट्री की जो बातें हैं डेफिनेटली यू कैन गेट टू नो अबाउट from this structure, ठीक है। Next point about this is it is located in Patan, which is about 125 kilometers from Ahmedabad. तो ये जो particular structure है रानी की वाव, ये
कहाँ से? अहमदाबाद से 125 किलोमीटर की दूरी पे पटान नाम की एक जगह पड़ती है, वहां पर ये लोकेटेड है। द मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट इन लविंग मेमोरी ऑफ भीमदेव फर्स्ट बाय हिज विडोड क्वीन उदयमती। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसा होता है किंग ने बनवाया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, बट ये जो स्ट्रक्चर है ये भीमदेव फर्स्ट की जो वाइफ है, ऑब्वियसली आफ्टर द पर्सन डाइड, तो उनकी जो विडो है क्वीन उदयमती, उन्होंने ये बनवाया था, इसीलिए भी इसको क्वीन स्टेपवेल या रानी की वाव कहते हैं। रानी की वाव was declared as UNESCO site in 2014 and one more important fact वो क्या है? It is also present on the reverse side of 100 rupee Indian currency note। ठीक है, so this particular was also declared as UNESCO site कब? In 2014, that is 2014। so this is how ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसके बारे में ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, किसने बनवाया, किसकी वाइफ थी वो, विडो किसकी थी, एंड ऑल्सो ये कहाँ पर लोकेटेड है, एग्जैक्टली कितना दूरी पर है फ्रॉम अहमदाबाद। सो दिस इज ऑल्सो हाउ वी कैन रिमेंबर इट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट वेरी वेरी फेमस और सभी को पता है ताजमहल। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ताजमहल जो कि आगरा में है, जो कि बनवाया गया था किसी की याद में। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स ब्यूटिफुल, बट वही है पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से इसकी जो बोल सकते हैं बिल्डिंग है, जो आउटर कवरिंग है पूरी, वो खराब हो रही है एंड इट इज गेटिंग येलोइश। क्लियर? सो द ताजमहल इज अ मॉस्क लाइक बिल्डिंग, ये एक मस्जिद की तरह दिखती है, ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, एंड टोम बिल्ड इन 16th सेंचुरी, एंड ऑल्सो इट इज अ टोम बिकॉज ये जो है बनवाया गया था इन व्हाट? मेमोरी ऑफ समबडी हु डाइड, है ना, सबको याद होगा, ऑब्वियसली वेरी फेमस, तो इसीलिए ये एक मॉस्क लाइक बिल्डिंग भी है, साथ ही साथ दिस इज लाइक अ टोम विच वॉज बिल्ड इन 16th सेंचुरी। ताजमहल इज इन द सिटी ऑफ आगरा विच इज इन यूपी, तो आगरा में उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है ताजमहल, हर किसी को पता है। इट टुक 22 years टू बिल्ड ताजमहल, तो ऐसी जो बिल्डिंग होती है बिल्कुल अलग ही कारीगरी होती है, पीपल लव टू विजिट दिस प्लेस। आगरा गए और ताजमहल नहीं गए तो क्या किया, है ना। सो दिस इज दैट इज द रीजन कि भाई इतना टाइम भी लगता है टू बिल्ड इट। सो इट टुक अराउंड हाउ मच? 22 years, 22 साल लग गए टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट। क्लियर? ओके। It was built by Mughal Emperor Shahjahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. So because शाहजहां जो है उनकी जो वाइफ है मुमताज महल, शी डाइड, तो इसीलिए उनकी याद में, उनकी मेमोरी में बनाया गया था ताजमहल बाय ऑब्वियसली शाहजहां, और इसीलिए भी इसको क्या कहा हमने कि एक टोम है। क्लियर? उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताज महल। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा फैक्टर्स है जो हमें नहीं पता होते कि ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था, बिकॉज बहुत फेमस बिल्डिंग है, सो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी जो है उन्होंने आर्किटेक्ट यानी कि उन्होंने डिजाइन करवाया था पूरा ताजमहल। ही वॉज द वन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। It is listed as a UNESCO World Heritage Site. Very 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 important. ताजमहल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, साथ ही साथ इट इज लिस्टेड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज लाइक इन 2007 के अनाउंस किया गया था ताजमहल को एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो it is not only a UNESCO World Heritage Site but also this was announced as what? One of the 7 wonders of the world. It is located on the south bank of Yamuna River in Agra and it is turning yellow due to pollution. ठीक है, तो ये जो है ये साउथ बैंक ऑफ यमुना रिवर जो है उस पे लोकेटेड है, साथ ही साथ ये पॉल्यूशन की वजह से येलोइश टर्न होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट है, और यहाँ पर अगर कहीं भी चले आओ तो बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं जो को दाना वाना खिलाया जाता है, इस तरीके का पूरा सीन होता है यहाँ पे। सो द गेटवे ऑफ इंडिया इज एन आर्क मॉन्यूमेंट बिल्ट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इन बॉम्बे इंडिया। ठीक है, तो एक आर्क शेप का है, देख सकते हो एक आंख बना हुआ है ना इस तरीके से, इस शेप को क्या बोलते हैं, ऐसा जो बनता है आर्क शेप। तो ये एक आर्क मॉन्यूमेंट है, कहाँ पे बनाया गया है? मुंबई में, एंड दिस वॉज बिल्ड व्हाट लाइक ड्यूरिंग 20th century. It was built to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Bombay. तो जो किंग जॉर्ज 5 हैं और क्वीन मैरी हैं वो बॉम्बे में आए थे इस वक्त, और इसीलिए ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसको बनाया गया था। After India obtained independence, the last British army had returned only through the gate of Gateway of India. ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया तो जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो लास्ट ब्रिटिश आर्मी थी, वो कहाँ से गई थी वापस? फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गेट दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज द ताजमहल ऑफ मुंबई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुंबई का ताजमहल किसको कहा जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली ताजमहल एक ही है आगरा में, बट उसी तरीके का जो अट्रैक्शन है, उसी तरीके का जो टूरिस्ट विजिटिंग है, उसी तरीके का जो फेमस होना है वो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में है, इसीलिए इट इज नोन एज व्हाट? द ताजमहल ऑफ मुंबई। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल की। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। द विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपको कहाँ दिखता है? कोलकाता में दिखता है। इतना ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, हमें इसको देख के कैसे लगता है मे बी आउट ऑफ इंडिया कहीं पे हो, बट नहीं, इट इज लोकेटेड इन आवर ओन इंडिया। और इंडिया वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। इट इज़ वेरी लाइक बोल सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत कुछ इन इंडिया, बट दिस इज वॉट समथिंग जो नहीं पता होता लोगों को, है ना। सो दैट इज यू नो एक तरीके का ये एग्जाम्पल है जो कि प्रूव करता है कि इंडिया हैज सो मेनी डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। सो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जो है क्वीन विक्टोरिया, उनकी मेमोरी में बनाया गया था। इट इज दैट्स वाई नेम्ड एज व्हाट? विक्टोरिया मेमोरियल। क्लियर? ओके। The foundation stone was laid down by Prince of Wales in 1906। और जो स्टार्टिंग होती है जब कंस्ट्रक्शन की किसी बिल्डिंग की, तो एक फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है। लाइक देयर इज अ पर्सन जो कि पहला एक स्टोन रखेगा एंड देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। सो ये जो स्टोन है फाउंडेशन स्टोन, वो किसने रखा था? प्रिंस वेल्स ने। कब? इन 1906। इट वॉज डिजाइंड बाय सर विलियम एमरसन। और ये जो पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है इसका डिजाइनिंग किसने किया था? इट वॉज डिजाइंड बाय सर विलियम एमरसन। क्लियर? सो दिस इज हाउ ये स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं। डन? ओके। So with this we have finally come to an end of all the kind of monuments that we have in world। बहुत ज़्यादा फेमस monuments हैं and we must know about them, है ना। not only in India but also all around the world ये famous monuments exist करते हैं। So this was all of it। Now we are done with the topic but not the video yet because हमें एक और चीज़ है जो डिस्कस करना है, और वो ये है कि अगर आपको YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप YouTube पे जाते हैं, सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यू नो शायद कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, आपको नहीं पता कि हमको क्या सर्च करना है, या वीडियो नहीं आप ढूंढ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एंड ऑल्सो फॉर द वंस जो कि अभी अभी जुड़े हैं हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली के साथ, वेलकम यू ऑल। और आपको ऐसा लग रहा है अगर कि यू नो हमें पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर्स लेते हैं या क्या क्या कवर किया जाता है मैग्नेट ब्रेन से, बिकॉज यू डोंट ओनली गेट ऑल द सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो यू गेट व्हाट, you get all the other activity stuff, you also get different सीरीज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स, ऑफ रीजनिंग स्किल्स, तो बहुत कुछ मिलता है आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो यू गेट। तो ये सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे, बट ऑब्वियसली जिनको नहीं पता होगा हाउ डू दे गेट टू नो अबाउट इट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू गाइज हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल विच इज magnetbrains.com। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए magnetbrains.com एंड जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। अब इसी पेज पे आप देख सकते हैं सब कुछ कितना अरेंज्ड है, फ्रॉम क्लासेस किंडरगार्टन, लाइक फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन till class 12th you get all the classes arranged in a proper manner। और आपको बस क्या करना है, क्लिक करना है and you get the subjects। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8 जनरल नॉलेज, क्या करोगे, क्लास 8 पे क्लिक करो, you will get the list of all the subjects, डिस्प्ले हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स। नाउ what you have to do is just देख लो जनरल नॉलेज कहाँ है, नहीं दिख रहा, नो वरीज, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल जैसे ही करेंगे देखिए आपको जनरल नॉलेज दिख जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, यू विल गेट ऑल द वीडियोस इन प्रॉपर ऑर्डर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपको सारे टॉपिक के नाम मिल जाएंगे कि क्या क्या कवर्ड है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इट्स रिटन वॉच नाउ एंड लिटरली विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो जैसे ही आप क्लिक करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल सिलेबस ओवरव्यू पे, तो आपने क्लिक किया, देखिए आपके सामने वीडियो आ जाएगा। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। आपको बस क्या करना है, क्लिक करना ऑन व्हाट यू वांट एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। स्टडी फ्रॉम इट, मेक नोट्स, बना लीजिए नोट्स सारे की कौन कौन से टॉपिक्स हैं जीके में। वंस यू आर डन विद दिस क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, अगेन आपके सामने सारे जो भी सेक्शंस हैं डिस्प्ले होंगे, क्लिक ऑन द टॉपिक, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट और क्लास, नो वरीज, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स और आपके सामने अगेन वेबसाइट का पेज जो है वो यानी जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। आई होप आप अपना टाइम सिक्योर करने के लिए, अपना टाइम यू नो सेव करने के लिए यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ऑफर दिस ऑप्शन। क्लियर? ओके। So with this, we have finally come to an end of the discussion of the monuments, like the famous monuments. I hope you understood each one of them. I hope you had fun while watching this, and you also got to know different facts. But if it's a yes, like जितना भी मैंने बोला उन सबके लिए you are like yes we understood, it was interesting and stuff, definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिनको भी monuments में interest हो definitely they can understand this. And yes, you should share about magnet brains with as many students as you can ताकि जिसको भी free education चाहिए definitely they can get it. And please अगर आप कोई update miss नहीं करना चाहते हो then you have to subscribe to magnet brains. So with this don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.